चलिए पिछली क्लास के आगे शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में सबको पता है कि राष्ट्रपति आधा ही पार्ट हो पाया था। ठीक, आज उसका सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। देखें, जैसे अगर हम पिछली क्लास में बात करें तो पिछली क्लास में राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी गई थी। जैसे राष्ट्रपति कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, राष्ट्रपति को शपथ किस तरीके से दिलाई जाती है, वो सारी चीज़ें हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। अब अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन, अगर राष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो भाई देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है एक्चुअल में वो अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते आता है। अनुच्छेद 59 में वेतन एवं भत्ते। सबसे पहले देखें, कोई भी व्यक्ति जब राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाएगा तो उसके पद के रहने के दौरान उसके वेतन एवं भत्ते कम नहीं किए जा सकते हैं। यानी अगर कोई भी संशोधन होगा तो उसके कार्यकाल के बाद होगा, पद पर रहने के दौरान उसके वेतन एवं भत्ते कम नहीं किए जा सकते। वेतन एवं भत्तों की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 59 में दी गई है। सबसे पहले अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो टैक्स फ्री होता है। राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का कोई भी इनकम टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं देता है। ठीक, यानी राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो कैसा होता है, टैक्स फ्री होता है। क्यों? देश का प्रथम नागरिक होने के कारण उसको ये प्रोटोकॉल दिया गया है कि उसका जो भी वेतन होगा वो टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के रहने के लिए, राष्ट्रपति के घूमने के लिए, राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के किसी भी काम के लिए राष्ट्रपति को कोई भी पे नहीं करना होता है। मतलब जैसे सबको पता है कि राष्ट्रपति के रहने के लिए राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन 3 जगह पर है। कौन कौन सी वो जगह है? राष्ट्रपति भवन 3 जगह है। कौन कौन सी वो जगह है? पहला तो सबको पता है दिल्ली, नई दिल्ली। दूसरा शिमला। तीसरा हैदराबाद। ठीक, हाँ, तो ये राष्ट्रपति भवन 3 जगह, मतलब जब जिस समय अंग्रेज से भारत में, भाई राष्ट्रपति भवन उस समय कौन था? राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट कौन था? गवर्नर। तो गवर्नर जब यहाँ गर्मी बढ़ जाती थी तो वो शिमला चले जाते थे। तो राष्ट्रपति के रहने के लिए वहाँ पर भी एक व्यवस्था है। ठीक, राष्ट्रपति पूरे भारत में या पूरे विश्व में कहीं भी जाएं, किसी भी प्रकार का उनको कोई किराया नहीं देना है। क्यों? भारत सरकार का या भारत देश का प्रथम नागरिक है। ठीक, अब बात आती है कि राष्ट्रपति का एक्चुअल में वेतन कितना होता है। अगर राष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए प्रतिमाह इसका वेतन होता है और ये वेतन टैक्स फ्री होता है। ठीक, 12 पंचे 60, मतलब अगर बात आ जाती है तो 60 लाख रुपए, क्योंकि भाई देखो हो सकता हो, ये तो हमेशा ही पूछा जाता रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 लाख रुपए सबको पता है प्रतिमाह चलता है। अब इसमें उन्होंने कुछ नया किया, उठा के सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई करा दिया, पूरे साल का जोड़ के दे दिया, इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो 5 लाख रुपए प्रतिमाह ये वेतन होता है। रहने के लिए आवास होता है, घूमने के लिए, भारत भ्रमण के लिए गाड़ियों, और अगर हम बात करें वायुसेना का एक विमान राष्ट्रपति के लिए होता है। जैसे रेलवे में लैगून की व्यवस्था है, सॉरी सैलून की, नॉट लैगून, सैलून की व्यवस्था है। ठीक, तो राष्ट्रपति जहाँ भी जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी साथ में जाती है। ये सारी सुविधाएं राष्ट्रपति को दी गई हैं। इसके बाद बात आती है राष्ट्रपति जब रिटायर होता है, रिटायरमेंट कहो, पदमुक्त कहो। ठीक, अगर हम देखें तो जैसे वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान नहीं कह सकते, निवर्तमान राष्ट्रपति कौन था? रामनाथ कोविंद।
अब ये सबको पता है कि ये अपने पद पर नहीं है, अब इनकी जगह दूसरे राष्ट्रपति अपने कौन आ गया है पद पर, माननीय द्रौपदी मुर्मू। ठीक, अगर उनकी हम बात करें तो जो व्यक्ति रिटायर हो चुका है उनको क्या मिलता है, अगर उनकी बात करें तो उनकी जो वार्षिक पेंशन है, वार्षिक पेंशन कितनी है, वार्षिक पेंशन की अगर हम बात करें तो भाई इनकी 1.5 × 12 कितना हो गया, 18 लाख। ठीक, मासिक पेंशन की बात करें तो 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए इनको मासिक पेंशन मिलती है। जबकि यही वार्षिक पेंशन हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 18 लाख। इसके अलावा 12 लाख ये एक्स्ट्रा होते हैं। 12 लाख रुपए जो वार्षिक इनको प्राप्त होते हैं वो राष्ट्रपति रिटायरमेंट के बाद यानी पदमुक्त होने के बाद उनको मिला हुआ स्टाफ, उनको दी गई भवन की सुविधा या जो भी उनको सर्वेंट दिए जाते हैं उनके खर्चे के लिए अलग से ये 12 लाख रुपए होते हैं। जो लगभग अगर स्टाफ के खर्चे की बात करें तो लगभग 60,000 रुपये खर्चा महीने का स्टाफ रखने के लिए होता है कि जो सिर्फ पत्र भेजने और रिसीव करने के काम आता है। भाई क्या स्टाफ, राष्ट्रपति रिटायरमेंट के बाद क्या, अगर हमको किसी को पत्र लिखना है तो राष्ट्रपति क्या उसको सॉर्ट आउट करते रहते हैं, बोलते जाते हैं और कोई नोट करता जाता है, बाद में अपना टाइप करके भेज देता है। तो वो जो पूरा स्टाफ होता है, कोई भी काम स्वयं से नहीं किया जाता है क्योंकि पहले ही इतने बड़े पद पे वो रह चुके हैं। तो उसके लिए अलग से 12 लाख रुपए मिलते हैं, वो सारी सुविधाएं फिर उसमें आ जाती हैं। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का ये जो वेतन होता है ये दिया कहाँ से जाता है, भारत की संचयी निधि से। एक्चुअल में भारत में 2 प्रकार की निधियां हैं। भारत की निधियां, पहला आकस्मिक निधि, दूसरा भारत की संचित निधि। राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति की पेंशन, जो कुछ भी राष्ट्रपति को मिलता है सैलरी के रूप में या पेंशन के रूप में, ये सब कहाँ से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक, ये राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों की बात थी। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, अगर हम राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया देखें तो भाई सबको पता है राष्ट्रपति को ऐसे ही कोई भी पद से नहीं हटा सकता। जैसे हम मानते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में काफ़ी समानताएं होती हैं। राष्ट्रपति केंद्र का होता है, राज्यपाल राज्य का होता है, समानताएं काफ़ी होती हैं। लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है, क्या राष्ट्रपति को भी कोई हटा सकता है पद से? कौन? हाँ, संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लाकर राष्ट्रपति को पद द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग। ठीक, एक तो ये प्रक्रिया हो गई। दूसरा त्याग पत्र, या तो राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तो वो पदमुक्त हो सकता है, या फिर राष्ट्रपति कोई ऐसा काम करे जिससे संविधान का हनन हो रहा हो, संविधान में उल्लेखित बातों का हनन हो रहा हो। ठीक, उस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और ये भी एक पूरी प्रक्रिया है। तो अगर हम पहले तो त्याग पत्र पे आ जाए, त्याग पत्र राष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अब महाभियोग प्रक्रिया पे अगर हम आते हैं तो ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? संसद का। भाई संसद अगर हम देखें तो 3 लोगों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, अब राष्ट्रपति के ऊपर ही महाभियोग लगाया जा रहा है। अब ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत।
इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी ये प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा में आएगा, ये जरूरी नहीं कि राज्यसभा में आएगा। क्या होता है ये प्रस्ताव, बताओ बताओ। अरे नाम लेंगे तभी बताओगे क्या? नहीं पता है। हाँ, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताया था और 14 दिन का समय दिया था। 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। ये तो चलो महाभियोग की सूचना देनी होगी। होता क्या है? हाँ, इसमें लोकसभा या राज्यसभा के सभी सदस्यों को जो है एक साथ जो है मत उनका लिया जाता है कि कौन इसमें विरुद्ध है, जिन्होंने इस अगर कोई देश के विरुद्ध या संसद के विरुद्ध कार्य किया है तो उनके द्वारा अन्य जो भी सदस्य हैं लोकसभा या राज्यसभा के, वो उनके पक्ष या विपक्ष में वोट करते हैं, जिससे उसको उसका महाभियोग करना है। कुछ हद तक सही है, पूरा नहीं सही है लेकिन कुछ हद तक सही है। देखो, अगर हम बात करें तो एक्चुअल में महाभियोग होता क्या है, संसद के, चाहे ये हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, यहाँ के 1/4 सदस्य ये हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को अपना आवेदन भेजते हैं कि इनके खिलाफ, मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। ठीक, अब 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, जिसमें राष्ट्रपति को यह बताया जाता है कि आपके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा। 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि को यह अधिकार होता है कि वो संसद में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में, उपस्थित होकर अपना विचार मतलब दे कि भाई, अब सीधी सी बात है ना कि अब महाभियोग किस उस पर लाया गया है, तो अपनी तरफ से अपनी सफाई देने का भी तो मौका मिलना चाहिए। तो राष्ट्रपति को ये एक सुविधा प्राप्त है कि राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि को संसद के दोनों में से किसी सदन में भेजकर अपनी तरफ से सफाई प्रस्तुत कर सकता है। ठीक बात। इसके बाद अगर इसके बाद भी एक सदन से पास होकर दूसरे सदन पर यह प्रस्ताव चला जाता है और दूसरा सदन भी इसको पास कर देता है, तो राष्ट्रपति का पद तत्काल प्रभाव से पदमुक्त माना जाता है। ठीक, अब बात आती है कितने सदस्य, तो भाई 2/3 सदस्य यहाँ के, 2/3 सदस्य यहाँ के। जब दोनों सदनों से पास, भाई अगर यहाँ लोकसभा में लाया गया पहले तो 2/3 सदस्यों द्वारा पास कर दिया गया तो यहाँ से पास माना जाएगा, और जब यहाँ से पास माना जाएगा तो राष्ट्रपति को मौका मिलेगा कि राज्यसभा में अपना सफाई दे दे। यहाँ से पास माना जाएगा तो लोकसभा में सफाई देने का मौका मिलेगा। दोनों सदनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति अपनी सफाई दे सकता है कि नहीं भाई, आप जिस कारण से महाभियोग ला रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, सफाई में भाई जो भी अपनी तरफ से उसको कहना होगा। ठीक, अगर दोनों सदनों से 2/3 सदस्यों द्वारा ये जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है और ये पास हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद तत्काल प्रभाव से पदमुक्त हो जाता है। क्लियर है? इसके पहले हम बता चुके हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये जैसे पदमुक्त हुआ उस दिन से 6 माह के भीतर दूसरे राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन करा लिया जाता है। मतलब राष्ट्रपति का जो पद होता है वो 6 माह से ज़्यादा खाली नहीं रखा जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की अगर हम बात करें, सबको पता है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, तो उसके कुछ अलग से उसको प्रोटोकॉल के तहत कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। जैसे राष्ट्रपति जब अपने पद पर होता है तो उस दौरान, यानी अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए किसी भी फैसले, किए गए किसी भी कार्य के लिए वो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मतलब अगर हम मान लो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है और उस दौरान कुछ उसने गलत कार्य कर दिया है तो कोई भी न्यायालय उससे मतलब सवाल जवाब नहीं कर सकता कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, वो सारी चीज़ें। मतलब
राष्ट्रपति की किसी भी न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान की गई किसी भी कार्य के लिए कोई जवाबदेही नहीं होती है, पहला पॉइंट। अब बात कर रहे हैं अगर दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति जिस दौरान अपने कार्यकाल पर मतलब पद पर होता है उस दौरान राष्ट्रपति के खिलाफ अगर राष्ट्रपति ने पहले कोई ऐसा कार्य किया है जिसके खिलाफ न्यायालय में उसके लिए कोई मुकदमा या कोई केस चालू किया जाए तो नहीं किया जा सकता है, या पद पर रहने के दौरान राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता है। बाद में किया जा सकता है, बाद में किया जा सकता है कि नहीं, हाँ या ना? पद पर रहने के दौरान नहीं किया जा सकता है, लेकिन पदमुक्त होने के बाद किया जा सकता है। कोई भी विधिक कार्यवाही राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान नहीं होगी, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाद उसके विरुद्ध कोई भी विधिक कार्यवाही न्यायालय द्वारा चालू की जा सकती है, क्योंकि जब तक वो कार्यकाल के दौरान है तब तक उसको कोई भी पुलिस नहीं गिरफ्तार कर सकती है। ये तो भाई हाल हो गया कि हमारी पुलिस हम ही को गिरफ्तार कर रही है, तो भाई कार्यकाल के दौरान देश का प्रथम नागरिक है तो सब कुछ तो उसी का है, और हमारे ही हम ही को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? तो राष्ट्रपति को कुछ चीज़ें ये छूट मिली हुई है, या कह सकते हो कि ये प्रोटोकॉल के तहत इनको मिला हुआ है। जैसे इसके बाद राजेंद्र प्रसाद की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निर्वाचन 2 बार हुआ है। 2 बार कैसे? मतलब एक कार्यकाल पूरा करने के बाद वो सेकेंड कार्यकाल के लिए भी चुने गए। राजेंद्र प्रसाद के बाद क्या कोई ऐसा राष्ट्रपति आया जिसने अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा किया हो? कोई नहीं। तो अगर राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में देखें तो कुछ पॉइंट अलग से, जैसे अगर हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई। इसके अलावा एम हिदायतुल्ला, सबको पता था, CJI पहले एकमात्र ऐसे CJI थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिरी, R वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति पद पर आने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर भी कार्य कर चुके हैं। भाई जरूरी नहीं है, देखो आज़ादी के टाइम की अगर हम बात करें तो लगभग वो 15, 20, 25 साल का जो टाइम पीरियड था उस दौरान आपने देखा होगा कि जितने उपराष्ट्रपति हुए वही राष्ट्रपति हुए। लेकिन जो प्रेजेंट माइंड चल रहा, मतलब प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इस दौरान ऐसा कुछ नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए अलग व्यक्ति आता है, राष्ट्रपति के लिए अलग व्यक्ति आता है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं, उपराष्ट्रपति जो व्यक्ति होगा उसी को आगे चल के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में खड़ा कर देंगे। तो पहले ये व्यवस्था थी, तो कई ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने आगे चलकर राष्ट्रपति का पद भी संभाला है। ये थी राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की बात। इसके बाद बात आता है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अगर हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ सबसे पहले देखते हैं तो राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है, संविधान द्वारा उसे व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अलग अलग शक्तियों की बात करें, वैसे तो देखो सबको पता है कि राष्ट्रपति एक तरीके से देश का मालिक होता है, सब कुछ उसका, तो संविधान के अंतर्गत वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, संविधान के अंतर्गत, क्योंकि संविधान के ऊपर भारत में कोई भी नहीं है, तो राष्ट्रपति भी संविधान के अंतर्गत देश के लिए कोई भी निर्णय ले सकता है। अब राष्ट्रपति को इसी क्रम में जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उनकी अगर हम बात करें, देखो कुछ पॉइंट हम क्लियर कर देंगे, बाकी PDF में है, ठीक। PDF तुम लोगों को इसी के लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति आती है कार्यपालिका की शक्ति, ठीक। सबसे पहले कार्यपालिका क्या होता है? क्या होता है कार्यपालिका? नहीं पता है। कार्यपालिका क्या होता है? नहीं पता है। कार्यपालिका, देखो अगर हम कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका होता है, 3 चीजें हैं देश में। अगर हम वैसे देखें तो प्रमुख तंत्र 3 है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इसके अलावा 3 के अलावा कुछ है नहीं। विधायिका में कौन आता है? जिनको हम चुन के संसद या विधानसभा भेजते हैं,
सब विधायिका के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये लोग कानून हमारे लिए बना रहे हैं। जनता के लिए जो भी कानून बनाया जाता है ये विधायिका द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है? अब बात आती कार्यपालिका। जो कानून विधायिका बनाती है उस कानून को अक्षरशः पालन कराने वाली कौन है? यानी कार्यपालिका में हमारे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ये सब हमारे कार्यपालिका के अधीन आते हैं। विधायिका में सांसद, सांसद, विधायक ये सब किसमें आते हैं? विधायिका में। ये कानून बनाते हैं, कार्यपालिका कानूनों का पालन कराती है। जैसे पुलिस कानून का पालन कराती है। आप कानून का पालन नहीं करोगे तो पुलिस द्वारा ही तो सजा दी जाएगी। गलत भैया, कहाँ पुलिस द्वारा सजा दी जाएगी? सजा तो न्यायपालिका द्वारा दी जाएगी। पुलिस का काम है, आप अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको उठा के वो न्यायपालिका के समक्ष पेश कर देगी। न्यायपालिका का काम होता है कि विधायिका ने जो कानून बनाया है वो सही है या नहीं। कार्यपालिका उस कानून को अक्षरशः फॉलो कर रही है, फॉलो करवा रही है या नहीं। अगर दोनों चीज़ें गलत हैं तो फिर न्यायपालिका का काम आता है, फिर न्यायपालिका उस पर प्रावधान करती है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो देश में शासन चलाते हैं एक तरीके से। ठीक, तो कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो क्लियर हो गया सबको। कार्यपालिका का मतलब होता है कि देश में जितनी भी प्रशासनिक संस्थाएं हैं वो सब कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं। और सभी प्रकार की प्रशासनिक संस्थाओं का सर्वोच्च कौन होता है? यानी कार्यपालिका की शक्ति। ये तो क्लियर हो गया। कार्यपालिका के बाद अगर हम आते हैं विधायिका। ठीक, विधायिका की शक्ति। विधायिका की शक्ति क्या है बताओ भाई? विधायिका की शक्ति क्या है? हाँ, एक्चुअल में राष्ट्रपति अगर किसी भी बिल पर साइन नहीं करेगा तो वो कानून नहीं बनेगा। अगर हम कानून बनाने का प्रोसीजर देखें, लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। भाई राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के तदोपरांत, मतलब जैसे ही राष्ट्रपति के साइन होते हैं तत्काल प्रभाव से वो कानून बन जाता है, पूरे देश में लागू भी हो जाता है। ठीक, यानी पहले हमें लोकसभा से पास कराना होगा, फिर राज्यसभा से बिल को पास कराना होगा, फिर राष्ट्रपति उसमें साइन कर देगा और वो कानून बन जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि लोकसभा हो सकता है पहले राज्यसभा से पास करा लें फिर लोकसभा में। जैसे धारा 370 उसमें पहले राज्यसभा आई थी, बाद में लोकसभा से पारित हुआ था, क्योंकि लोकसभा में तो बहुमत था उनके पास में। बाद में राष्ट्रपति ने साइन किया। भाई राष्ट्रपति ने बाद में साइन किया तो पहले पढ़ो फिर से। राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया था, उसके बाद दोनों सदनों में पास कराया गया था। दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, या तो एक बार लोकसभा से पास कराए, फिर राज्यसभा से पास कराए, फिर राष्ट्रपति साइन करे। दूसरा, राज्यसभा से पास कराए, लोकसभा से पास कराए, राष्ट्रपति साइन करे। तीसरा, या तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दे, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दे और उसके बाद दोनों 6 माह के भीतर दोनों सदनों से पास करा लिया जाए तो वो भी कानून माना जाता है। ठीक, ये हो गई बात विधायिका की शक्ति की। मतलब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बनेगा, तो ये राष्ट्रपति की विधायिका की शक्ति है। अब बात आती है सैन्य शक्तियां। अगर हम सैन्य शक्तियों की बात करें तो भाई राष्ट्रपति के पास कौन सी सैन्य शक्तियां होती हैं? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। भाई सैन्य शक्ति में देखें तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। पहले तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख था और वर्तमान समय में अभी भी राष्ट्रपति ही है। सीडीएस को बीच की कड़ी बना दिया गया है। हर चीज, अगर हम कहते हैं तीनों सेनाओं में कोई भी खरीद फरोख्त होनी है तो हर चीज के लिए हम राष्ट्रपति से परमिशन नहीं ले सकते हैं। पता चला राष्ट्रपति उस समय बहरीन घूम रहे हैं, परमिशन की जरूरत यहाँ है, कौन देगा परमिशन? तो इसीलिए सीडीएस का पद अस्तित्व में लाया गया है ताकि तीनों सेनाएं रिपोर्टिंग करेंगी सीडीएस को और सीडीएस रिपोर्टिंग करेगा राष्ट्रपति को। तीनों सेनाओं का प्रमुख आज भी राष्ट्रपति ही होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कूटनीतिक शक्तियां, ये क्या होता है भाई? कूटनीतिक शक्तियां, ये क्या होता है? अगर कोई देश है अपने किसी देश के ऊपर
के अस्तित्व पर खतरा होता है तो वो अपनी दूसरे देश के विरुद्ध कार्रवाई करने। देखो, कूटनीतिक शक्तियों को कुछ हद तक सही पहुंचे हो। अगर हम कूटनीतिक शक्तियों के बारे में देखें तो कूटनीतिक शक्तियां वो होती हैं कि जैसे हमें पता है कि भारत, ऐसा तो नहीं पूरे विश्व में सिर्फ भारत है, भारत के पड़ोसी देश भी हैं, भारत के मतलब पूरे विश्व में भारत के और भी मित्र देश भी हैं, दुश्मन देश भी हैं। इनके साथ कैसे संबंध बना के रखने हैं, ये सारी चीज़ें कूटनीतिक शक्तियों में आती हैं। जैसे कहीं भी किसी भी देश के साथ कोई भी एमओयू साइन होता है, कोई भी संधि या समझौता होता है, किसके नाम पे होता है? राष्ट्रपति के नाम पे होता है। जब राष्ट्रपति के नाम पे होता है तो भाई कूटनीतिक शक्तियों का मालिक कौन होगा? राष्ट्रपति। इसके बाद बात आती है न्यायिक शक्तियों की। न्यायिक शक्तियां, अगर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में सबको पता है, देश की किसी भी अदालत में, किसी भी न्यायालय में कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय दिया हो, राष्ट्रपति उसको सीधे डिनाई करता है, खत्म कर सकता है या उसको समाप्त कर सकता है या उसको कम कर सकता है। जैसे सबको पता है, इसमें अगर हम देखें तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आएगी। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया गया हो तो राष्ट्रपति उसकी सजा को या तो उम्र कैद में बदल दे या पूरी तरीके से माफ कर दे। यह राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित होती हैं, जिसके लिए वो किसी की दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो मंत्रिपरिषद हो, चाहे वो अन्य कोई व्यक्ति हो, किसी की सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। ये उसका विवेक है। वो चाहे उसको उम्र कैद में बदल दे या पूरी तरीके से माफ़ कर दे या हो सकता हो 10 साल की कैद कर दे। ये फिक्स नहीं है, ये उनके विवेक पर आधारित है। सबको पता है कई ऐसे केसेस हैं जिसमें क्षमा याचना पत्र डाले जाते हैं लेकिन सबको मिलता नहीं है। ठीक, कसाब वाले मामले में भी सबको पता है कि उसकी फांसी की सज़ा के लिए मर्सी पिटीशन डाली गई, क्या उसको दी गई? तो क्या राष्ट्रपति का विवेक है? वो इच्छा होगी तो देगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं देगा। इसके बाद आता है हमारा सबसे प्रमुख, ये भाई सबसे प्रमुख है और बहुत पूछा जाता है, आपातकालीन शक्तियां। अगर हम आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो आपातकालीन शक्तियां देश में 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत आती, जैसे 352, 356। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात की राष्ट्रपति शासन। दोनों लोग, अब तुम ही लोग बताओगे। 352, 356 क्या है? तरुण। 352 और 356 में डिफरेंस बता दो, सिर्फ खत्म, छोड़ देंगे। ललित, मानवेंद्र, हाँ, और 352 में 352 में राष्ट्रपति शासन है। हाँ, 356 में है राष्ट्रपति शासन और 352 में राष्ट्रीय आपात। ठीक, 352, 356 सोच लो फिर से। अब इसी में तुम लोग मार खाओगे हैं? तो ये तो राष्ट्रपति शासन हो गया, इसीलिए कह रहे हैं कि सोच लो भाई क्या है। सही लिखा है ना? ठीक, चलो भाई, तुम लोगों ने कह दिया सही लिखा है तो सही लिखा है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी होता क्या है राष्ट्रीय आपात। अगर हम राष्ट्रीय आपात की बात करें तो राष्ट्रीय आपात एक्चुअल में होता है कि जब दूसरे देश से युद्ध छिड़ जाता है, किसी दूसरे देश से यानी किसी बाह्य देश से युद्ध छिड़ जाता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। ठीक, ऐसा कितनी बार हुआ है? 4 बार। 4 बार। 99 वाले कारगिल के युद्ध को छोड़कर उसके पहले जितने भी युद्ध हुए हैं
सब में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। 99 वाले कारगिल के युद्ध को हम लोग जोड़ लेते हैं तो 5 हो जाते हैं, नहीं हुई है। ठीक। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति शासन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि जब, जैसे इन्होंने बताया भी कि देश के भीतर या किसी राज्य में, जरूरी नहीं कि एक ही राज्य में, हो सकता हो 2 या 3 राज्य में, जैसे दंगे होते हैं तो एक ही राज्य में होते हैं। अभी CAA पर कई जगह दंगे हुए, तो इस दौरान अगर देखा जाता है तो जरूरी नहीं कि एक ही क्षेत्र में, एक क्षेत्र या एक राज्य में, या हो सकता है एक से अधिक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब देश के भीतर का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है या किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो उस राज्य में या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक। इसके बाद बात आती है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की अगर हम बात करें, वित्तीय आपात की स्थिति ये होती है, आज तक तो ये कभी आया नहीं है आएगा कि नहीं आएगा ये तो बात की चीज़ें डिपेंड करेंगी, क्योंकि स्थितियां तो सबको ये लगती हैं कि आ जाएगा। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही तो लगता है श्रीलंका वाली दशा यहाँ होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना, लेकिन अभी फिलहाल भारत जैसे देश के लिए ये संभव नहीं कि इतनी आसानी से वित्तीय आपात यहाँ आ जाए। ठीक। जितना भारत सरकार के पास सोना रिजर्व है उससे 1000 गुना ज़्यादा भारत की जनता के पास सोना रिजर्व है। ठीक। तो यहाँ पे ये आने की संभावना ना के बराबर है। फिलहाल वित्तीय आपात में एक्चुअल में होता क्या है, जब देश की सरकार दिवालिया हो जाए। श्रीलंका की स्थिति सबको पता है, सरकार दिवालिया हो गई, राष्ट्रपति भाग गए देश छोड़ के। ठीक। मतलब देश पे इतना ज़्यादा कर्ज हो गया है कि उस कर्ज को उतारने के लिए 2 रुपए चीज़ को 2000 रुपये में बेचा जा रहा है। तो वसूली कहाँ से होगी? जनता से। भाई कर्ज लिया है नेताओं ने, उतारेगी जनता। तो प्रेजेंट टाइम पे भी तो यही हो रहा है। तो कभी कभी ये सब देखते हुए लगता है कि वित्तीय आपात आ सकता है, लेकिन भारत जैसे, क्योंकि भारत की भाई जनसंख्या की अगर देखें तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, दूसरा आर्थिक स्थितियाँ भी ठीक है, तो वित्तीय आपात आने की संभावना न के बराबर। ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके आगे का राष्ट्रपति पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है। और ठीक, आज की क्लास इतनी।